चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान जारी है और इसमें 13 राज्यों की 88 सीटों के लिए मतदान लगातार जारी है और उससे जुड़ी हुई तमाम खबरें हम तक पहुंच रही हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज मतदान जारी है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान हो रहा है। लोकसभा के लोकतंत्र के महापर्व में मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। इस चरण में कई केंद्रीय मंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों के अलावा विभिन्न दलों के दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। यूपी की 8, बिहार की 5, राजस्थान की 13, छत्तीसगढ़ की 3, केरल की 20, कर्नाटक की 14 सीटों पर मतदान जारी है। त्रिपुरा, मणिपुर की एक सीट और पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर जबरदस्त मतदान की खबर है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र की कुछ सीटों पर अपेक्षाकृत धीमा मतदान हो रहा है। अलग अलग राज्यों में 1 बजे तक की अगर बात की जाए तो 35 से 55% तक मतदान की खबरें सामने आई हैं। पश्चिम बंगाल के बालूरघाट लोकसभा सीट से पर हंगामे की भी खबर आई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बालूरघाट से बीजेपी उम्मीदवार सुकांत मजूमदार को देखकर गो बैक के नारे लगाए गए। दरअसल एक बूथ पर गड़बड़ी की शिकायत पर बीजेपी उम्मीदवार सुकांत मजूमदार वहां पहुंचे। इस दौरान उनकी पुलिस से भी बहस हुई। वहीं केरल के एर्नाकुलम में फर्जी मतदान की शिकायत किए जाने की खबर आ रही है। तो छुटपुट इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन दूसरे चरण में जो मतदान है वो अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण 13 राज्यों की 88 सीटों पर हो रहा है मतदान। सभी भाई बंधुओं से सभी से करूंगा कि ये हमारा एक अधिकार है जिसके बेसिस में हम स्वतंत्र होकर के किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सभी लोगों से अपील है कि आ करके वोट जरूर दें। देश हित में, राष्ट्र हित में मजबूत सरकार बनाने के लिए सभी को मतदान करना चाहिए। जो व्यवस्थाएं देश के अंदर 2014 से लेके अब तक हुई हैं, जो चेंजेस आई हैं, वो हमारे सबके सामने हैं। हमेशा से विकास पर डालता हूँ, जात पात तक कभी नहीं डाला। हमको अपने इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को छोड़ के, लोकल प्रॉब्लम्स को छोड़ के देश के मुद्दे को ऊपर रखना चाहिए। बहुत ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि हम लोग भी एक पार्ट बन गए हैं अब हमारी पॉलिटिक्स का। हम लोग सांसद चुन रहे हैं, लेकिन सांसद से हम लोग अपने प्रधानमंत्री को भी चुन रहे हैं जो हमारे देश का कल है। तो एक्साइटमेंट था एक्चुअली, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम वोट है। तो कि आप सबसे पहले अपना वोट दें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, उसके बाद कोई भी काम। और मतदान से जुड़ी हुई तमाम खबरों को बताने के लिए हमारे साथ ऑन ग्राउंड हमारे रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं। हम आपको लेकर चलेंगे इनके पास। केरल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं तिरुवनंतपुरम से निशांत राय, और साथ ही साथ बेंगलुरु से जुड़ी हुई हैं आयशा खानम। आयशा, सबसे पहले आपके पास आते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कर्नाटक में किस तरह से मतदान हो रहा है। क्या कुछ जानकारी आप देंगी? कितना उत्साह देख रही हैं मतदाताओं में? क्या कुछ मुद्दे हैं आज जब वो वोट डालने के लिए जा रहे हैं? जी देखिए, कर्नाटक में काफी उत्साह से मतदान हुआ है। सुबह से लेकर अब तक 1 बजे तक का जो मतदान हुआ है वो 38% हुआ है। तो काफी अच्छा टर्नआउट रहा। लेकिन अफसोस की बात है कि बैंगलोर शहर में सबसे कम टर्नआउट अभी तक रहा है, लेकिन इसके बावजूद कई मतदान केंद्र पर लोग पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा मतदान जो हुआ है वो उडुपी में हुआ है। उडुपी चिकमंगलूर क्षेत्र जो कोस्टल इलाका है कर्नाटक का, तो सबसे भारी मात्रा में लोग मत डालने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे। लेकिन कई युवा वोटर्स हैं, काफी उत्साह के साथ मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। मेरे साथ एक युवा वोटर है नासिर हुसैन, जिन्होंने मत डाला है अभी अभी। क्या आपका ये पहला वोट था? नहीं, ये मेरा दूसरा वोट था, पर पहला वोट के लिए मेरा लोकसभा के लिए पहला वोट था ये जी। तो मैंने नो इंटरव्यू तो मैंने पहली बार लोकसभा चुनाव के लिए मैंने वोट दिया है। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अ गुड गवर्नमेंट, होपफुली फिर हमारे युवाओं के यूथ के लिए, युवाओं के लिए, फ्यूचर के लिए आई होप फॉर द बेस्ट। तो युवाओं की काफी भारी मात्रा में वोटिंग करने की जो इच्छा थी वो नजर आई सामने, और भारी मात्रा में युवा जो है वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। तो जाहिर है इन सबके मन में एक बेटर फ्यूचर, एक बेहतर आने वाला कल जो है इनके मन में जो विजन है, ये तमाम चीजें, मुद्दे हैं इनके सामने।
तो फिलहाल देखा जाए तो कर्नाटक में भारी गर्मी के चलते इस वक्त मतदान बहुत कमजोर है, बहुत धीमा पड़ा हुआ है और हो सकता है शाम में 3-4 बजे के बाद मतदान और तेजी से हो सके। लेकिन सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का जो मतदान था वो काफी तेजी से हुआ। इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने मत डाला, निर्मला सीतारमन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वोट डाला बैंगलोर में, वो बैंगलोर में अपना डालती हैं। तो तमाम जो विशेष तरह से केंद्रीय मंत्री हैं या फिर मंत्री हैं, सब लोग युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं कि वो मत करें और भारी संख्या में बाहर आकर इस फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी में शामिल हों। जी 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 जी, निश्चित तौर पर तो मतदान हो रहा है और किस तरह से तिरुवनंतपुरम में केरल में मतदान हो रहा है उसकी जानकारी देंगे निशांत राय। निशांत, जो केरल का चुनाव है इस बार बहुत महत्वपूर्ण है और जाहिर तौर पर चुनाव जब महत्वपूर्ण होता है तो मतदाताओं की जो भूमिका है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो सबसे बड़ा स्टेक है वो मतदाताओं का ही है। किस तरह से मतदाताओं का उत्साह आपको दिख रहा है? क्या कुछ जानकारी देंगे ऑन ग्राउंड, क्या रिपोर्ट देंगे आप? देखिए, बात की जाए केरल की तो सुबह 1 बजे, माफ़ कीजिएगा, दोपहर के बाद 1 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज थी वो 40 के आसपास थी। और अभी आपको एक बार दिखलाना चाहूँगा पोलिंग बूथ का हाल। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद जो वोटर हैं वो अपना वोट कास्ट करने पोलिंग बूथ के बाहर लाइन में लगे हुए हैं। आपको एक बार कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि विजुअल दिखाएं कि किस तरीके से चाहे बुजुर्ग हों, चाहे बच्चे हों, चाहे युवा हों, सभी लोग आप देख सकते हैं कि इस समय अपना वोट कास्ट करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। यानी कि केरल में जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, यहाँ के मतदाताओं के द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है। अपने नेता को चुनने की जो प्रक्रिया है, अपने भविष्य को चुनने की जो प्रक्रिया है, वो निभाते हुए दिख रहे हैं सभी लोग। पिछली बार भी केरल में जो मतदान था 75% से ज़्यादा था। इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि पिछली बार का भी रिकॉर्ड केरल तोड़ेगा और केरल में जो पूरा तरीके से लड़ाई त्रिकोणीय चल रही है राजनीतिक दलों की, ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि केरल में जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफ़ी अच्छा इस बार रहने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि दोपहर में भी लोगों के जो हौसले हैं वो नज़र आ रहे हैं, पोलिंग बूथ तक आ रहे हैं। काफ़ी तेज़ धूप है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी केरल का कोई भी पोलिंग बूथ, जो अब लगातार हम 10 से 12 बूथ पर घूम कर आए हैं, वहाँ पर सभी जगह लाइन्स लगी हुई हैं। जी 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 जी, आप बने रहिए हमारे साथ। दीपिका को मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पे, ईस्ट त्रिपुरा से जुड़ी हुई हैं। दीपिका, त्रिपुरा और में जो नॉर्थ ईस्ट में है वोटिंग ज़बरदस्त हो रही है, अभी तक जो खबर आई है, क्या कुछ जानकारी आप देंगी? किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं लोग वोट देने के लिए? और सबसे खास बात है कि कहीं ना कहीं त्रिपुरा एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है बाकी देश के लिए कि किस तरह से ज़बरदस्त संख्या में निकलकर वोट डाला जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा निखिल आपने। आपको याद होगा कि त्रिपुरा की जो वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी की जब पोलिंग हुई थी वो 80% से भी ऊपर गई थी। और अभी भी फिलहाल देखा जाए तो जितने स्टेट्स हो रहे हैं उनमें से त्रिपुरा उन कुछ स्टेट्स में है जिन्होंने सबसे हाईएस्ट वोटर टर्नआउट का पोलिंग परसेंटेज रिकॉर्ड किया है। दोपहर के 1 बजे तक यहाँ पे 54% से अधिक वोटिंग ऑलरेडी हो चुकी थी। कुछ ही देर में हमारा नया अपडेट भी आने वाला है, अगले आधे घंटे में जो हमें मिल जाएगा, जो 54% से काफी अधिक ही होगा। मैं आपको कुछ विजुअल्स दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर मैं अपने कैमरा पर्सन को रिक्वेस्ट करूंगी पैन करके दिखाएं आपको। इस वक्त फिलहाल दोपहर की 3:15 हो रहे हैं, लेकिन आप लाइन देखिए, ये पुरुषों की लाइन है, यहाँ पर महिलाओं की लाइन अलग है। वोटर्स का जो एंथुसियाज्म है कहीं से कहीं तक भी कम होता हुआ बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा। लगातार यहाँ पर वोटर आ रहे हैं। महिलाओं की लाइन में भी 3 लाइनें लग चुकी हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरीके का पोलिंग परसेंटेज हमने त्रिपुरा वेस्ट में देखा वैसा ही त्रिपुरा ईस्ट में आए। अब अगर मुद्दों की बात करें कि यहाँ पर क्या मुद्दे हैं, तो त्रिपुरा ईस्ट एसटी सीट है, जो शेड्यूल ट्राइब सीट है, और यहाँ के मुद्दे भी यही है। शेड्यूल ट्राइब की डेवलपमेंट, उनकी अपनी हिस्ट्री, उनकी अपनी स्क्रिप्ट, उनके अपने लीगल राइट्स, उनके अपने लैंड और कल्चरल आइडेंटिटी को वो प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। और वही मुद्दा जो यहाँ पर दोनों मेन पार्टीज है, बीजेपी और सीपीआईएम, आगे लेके चल रहे हैं। टोटल 9 कैंडिडेट्स हैं, जिनमें से बीजेपी और सीपीआईएम दोनों मेन पार्टीज है, बाकी 7 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। निखिल जी 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 जी, निश्चित तौर पर तो ये जिस तरह से आप सभी ने दिखाया कि तमाम दिक्कतों के बावजूद, जैसे कि कम से कम आयशा और निशांत ये बता रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त गर्मी है, उसके बावजूद जो
जो मतदाताओं का जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। निशांत, कुछ मुद्दों की बात कर रहे थे, केरल में इस बार चुनाव किस तरह से अलग हो रहा है, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? देखिए, केरल में अगर मुद्दों की बात की जाए, पहले स्थानीय मुद्दे आते हैं। जैसे यहाँ पर बात की जाए त्रिवेंद्रम में, तो यहाँ पोर्ट का एक मसला है जिसको लेकर बीजेपी, कांग्रेस और सीपीआई तीनों आमने सामने, और तीनों का कहना है कि उस पोर्ट की शुरुआत जो कि नेक्स्ट मंथ से ट्रायल होने जा रहा है, तो तीनों उसकी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि हमारी वजह से उसकी शुरुआत हुई है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है वर्तमान सरकार को लेकर, जिसमें चाहे गोल्ड स्कैम की बात की जाए या उसके अलावा अभी अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरा गया है। एंटी इनकम्बेंसी है, 7 साल इस सरकार को हो गए हैं। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है जो बीजेपी के द्वारा उठाया जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि चाहे सीपीआई हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों केरल में अलग अलग चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन केंद्र में दोनों एक हैं। और ऐसे में बीजेपी एक अलग पार्टी है। और वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें इन तीनों राजनीतिक दलों की 2019 के, तो जो यूडीएफ है, कांग्रेस लेड गठबंधन जो है, उसने 47% वोट हासिल किए थे। वहीं एलडीएफ जो है, जो कम्युनिस्ट पार्टी का लेड गठबंधन है, उसने 33 के आसपास हासिल किए थे। बीजेपी ने 15% हासिल किए थे। लेकिन इस बार जब बीजेपी यहां पर मजबूत लड़ाई लड़ रही है, अगर बीजेपी के वोटिंग परसेंटेज में थोड़ा भी इजाफा होता है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी सीटों पर इसका असर देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि कुछ सीटें, कुछ नुकसान यूडीएफ को हो जाए, कुछ नुकसान एलडीएफ को हो जाए, बीजेपी को फायदा हो जाए। और अगर बीजेपी ऐसा कर पाती है तो केरल में किस तरीके से जो नतीजे आएंगे वो बेहद चौंकाने वाले नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात है, फिलहाल केरल में कुछ इसी तरीके की चीजें, चाहे बिल्कुल जी बिल्कुल आपकी बात आ गई। हमारे साथ शैलेंद्र मिश्रा भी जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता ग्रेटर नोएडा से। शैलेंद्र, कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर के जो सबब है, जिसको कहते हैं कि दिल्ली का सबर्ब है, उसको आप आज कवर कर रहे हैं। किस तरह से वोटिंग देख रहे हैं और क्या कुछ जानकारी देंगे ऑन ग्राउंड? देखिए, मैं आज सुबह मथुरा में था, जहां से हेमा मालिनी बीजेपी की चर्चित स्टार उम्मीदवार हैं। तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं, 2 बार सांसद 2014 और 19 में जीत कर आई थी। वहां पर हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार उनके मुकाबले हैं, और कांग्रेस गठबंधन में कांग्रेस के कोटे में वो सीट है, वो उम्मीदवार हैं। इसके साथ ही साथ गौतम बुद्ध नगर से हम सब परिचित हैं, महेश शर्मा यहाँ के सांसद हैं, फिर बीजेपी ने उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। बहुजन समाज पार्टी से राजेंद्र सोलंकी हैं, और सपा कांग्रेस जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी के कोटे में सीट गई है, उनके उम्मीदवार हैं। बगल में गाजियाबाद है, जहाँ से अतुल गर्ग बीजेपी से हैं और डॉली शर्मा कांग्रेस पार्टी से हैं, और साथ ही साथ बसपा के उम्मीदवार हैं। आगे बढ़े तो मेरठ में अरुण गोविल है, बीजेपी से इस बार पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का जी। और सीरियल में राम की भूमिका निभा चुके हैं। बारे में मतदान प्रतिशत जो है कहीं ना कहीं शैलेंद्र, तो वो एक थोड़ा सा चिंता डालता है। तो ये आपसे मतदान प्रतिशत के बारे में जानना चाहेंगे। जी देखिए, निश्चित तौर पर तो उसी पर मैं बता रहा था कि आप देखिए, अगर सुबह से वोटिंग पैटर्न देखें तो सुबह के 2 घंटों में काफ़ी एक तरह से लगा कि मतदाता घर से निकल रहे हैं, और उसमें एक तेजी देखने को मिली। मथुरा में भी, मेरठ में भी, और गौतम बुद्ध नगर से भी जो सुबह के जो आंकड़े आए 11% से ऊपर 13% तक। लेकिन 1 बजे का अगर आप आधिकारिक आंकड़ा देखें तो 35 से 40% के बीच मतदान यूपी के 8 लोकसभा क्षेत्रों में हुआ है। 3 बजे का आंकड़ा आधिकारिक तौर पर आने वाला है, और ये 40% से ऊपर है सब जगह पर। लेकिन ये फिर भी उतना उत्साहजनक नहीं है, चूंकि पहले चरण में मतदान कम हुआ था। तो इस बार 60% से ऊपर जाएगा या फिर उसके आसपास रुक जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। जो बचे हुए घंटे हैं, तो ये शाम के वक्त एक बार फिर मतदान प्रतिशत बढ़ेगा उत्तर प्रदेश और बिहार की तमाम सीटों पर, जहां महाराष्ट्र भी इसमें मैं जोड़ दूं, जहां पर कहा जा रहा है कि थोड़ी वोटिंग कम हो रही। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका, दीपिका आपका, आयशा हमारे साथ जुड़ी हुई थी, निशांत हमारे साथ जुड़े